नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। दुनिया की राजनीति इस समय बड़े हलचल और उहापोह माहौल में चल रही है और खास करके जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं, रोज कुछ न कुछ वो गतिविधियां ऐसी हरकत करते हैं कि दुनिया उससे प्रभावित हो जा रही है। एक तो उन्होंने टेरिफ वार छेड़ रखा है और उसके बाद तरह तरह के ऐसे ऐसे वक्तव्य वो दे रहे हैं और उसी में एक उन्होंने शपथ ग्रहण के साथ ही साथ वक्तव्य दिया था। ग्रीनलैंड और पनामा पर उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी थी और तरह तरह की दावेदारियां ठोक रहे हैं और उसमें फिर भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ बुलाए नहीं बुलाए, फिर जयशंकर गए नहीं गए, अपना क्या क्या होता रहा। और इन सारी चीजों के बीच में अभी फिलहाल जो स्थितियां गए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए भारत का करने। उसके बाद मोदी जी वहां गए और जिस तरीके के कहते थे और ट्रंप अपने यहाँ बुला करके जिस तरीके से सबका क्लास ले रहा है और सबके साथ व्यवहार कर रहा है, दुनिया में कहीं न कहीं से आक्रोश और क्षोभ जा रहा है। उसी में कल अपने ये जयशंकर जी पहुंचे लंदन, बेंथम हाउस में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई पाक अधिकृत कश्मीर भारत को वापस आ जाएगा तभी उसका कश्मीर समस्या का अंतिम समाधान होगा। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने 3 चरण पूरा किए हैं उसके। हमने पहले चरण में 370 खत्म किया, अपने दूसरी चरण में हमने उसका आर्थिक सामाजिक विकास किया और तीसरे चरण में हमने उच्चतम मतदान वहां पर करा करके चुनाव संपन्न किया और अब ये निर्णायक है कि पीओके को भारत को दे दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि पीओके ऐसा मसला है, कश्मीर ऐसा मसला है कि उसमें भारत पाकिस्तान ही नहीं पूरा दुनिया के संबंध उस पर इन्वॉल्व है, लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जयशंकर के कहने का मतलब क्या होता है? क्या इनके ये कहने में क्या भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान भारत को पीओके देने के लिए तैयार है? क्या ट्रंप ने जिस तरीके से दावेदारी अपनी ठोकी है ये ग्रीनलैंड पर और ये पनामा पर, क्या उसका कोई संबंध है इन जयशंकर के अपने वक्तव्य से? और अंततः जिस तरीके से ये भाजपा सरकार घिरी हुई है और इसकी लोकप्रियता दिन पर दिन खत्म होती चली जा रही है, तो क्या आने वाले चुनाव में ये जो तरह तरह के हथकंडे अख्तियार कर रहे हैं, क्या उसमें एक हथकंडा इनका यह भी है क्या कि ये फिर से एक बार युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? इन्हीं सब बातों पर आज हम ये चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के ये राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर जगरूप सिंह सैको जी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व मंच के आईडी खजूरिया साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ लाहौर से जुड़े हैं लाल सलाम वेबसाइट के संपादक आदम पाल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशियाई संगठन के डायरेक्टर प्रोफेसर ए के पासा जी, आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम शुरू में ही हम चलते हैं प्रोफेसर अमिताभ कमल पासा जी के पास। पासा जी, इन सारी चीजों को जयशंकर जी ने जो वहां पर वो वक्तव्य दिया है अपना लंदन के बेंथम हाउस में, उसका आप क्या असर देते हैं? क्या ट्रंप की दोस्ती जो याराना संबंध है और जिस तरीके से मोदी जी वहां चुपचाप उनकी बात सुनते रहे और एक तरीके से जलील होते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले, और वहीं पर छोटे छोटे देश हैं उनकी बात का पलट के जवाब भी दिए, लेकिन उन्हीं श्रृंखला में कि क्या हम इनके इस वक्तव्य को देख सकते हैं जयशंकर जी को? इसका क्या संबंध आप देखते हैं भारत पाक संबंधों पर और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इनके इस वक्तव्य का क्या असर आप देखते हैं? अमिताभ पाशा जी। डॉक्टर तिवारी, धन्यवाद मुझे निमंत्रण देने का। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज आप ये चर्चा रखे हैं। मेरे ख्याल से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले केंद्रीय मंत्री नहीं हैं। इनके पहले
होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी ये जो पीओके है, कश्मीर जो पाकिस्तान का है, उसके ऊपर टिप्पणी करे हैं और भारत इनको लेके रहेगा और हमारी जमीन है और हमारे इलाका है और पाकिस्तान को ये लौटाना है बोल के लगातार कहते आ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि जब से 370 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का लागू हुआ, जब जे-एंड-के स्टेट यूनियन टेरिटरी में बदला और जिस तरीके से वहाँ इलेक्शंस हुए और जनता का जो पार्टिसिपेशन हुआ बहुत बड़े पैमाने पे और जिस तरीके से हालात, डेवलपमेंट और पीस और जस्टिस की बात उन्होंने कही, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लौटाना होगा ये स्टोलन लैंड ऑफ कश्मीर। स्टोलन तो डिप्लोमेटिक वर्ड से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान जो कश्मीर का हिस्सा कब्जा करके रखा 48 से, अपने आप लौटाएगा ये? मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि 77 साल से भी हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो नेगोशिएशन से हो, डिप्लोमेसी से हो, बायलैटरल, इंटरनेशनल मीडिएशन और सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर, सभी तरीकों से हम कोशिश कर रहे हैं कश्मीर को वापस लेने की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब ये जब भारत और अमेरिका के बीच संबंध पिछले 35 सालों से जो लगातार सभी प्रधानमंत्री जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पे कई बार बातचीत हुई है, क्योंकि बरतानिया के बाद जब पार्टीशन हुआ तो अमेरिका इस कश्मीर मसले को एक ना एक तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करके ये मसले को उठाता रहा लगातार और पाकिस्तान को उकसाता रहा भारत के खिलाफ हथियार देके, डिप्लोमेसी से, यूनाइटेड नेशंस में बायलैटरल एग्रीमेंट से और डीप स्टेट से और आईएसआई वगैरह, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से वगैरह वगैरह। लेकिन अब नई बात क्या है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। क्या अमेरिकन ने आश्वासन दिया है भारत सरकार को, या कोई और नई घटना हुई है? क्या रूस हमें इसके बारे में कुछ मदद करने की पेशकश की है, या चाइना से बात हुई है, या हम तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री फ्रंट पे उसको वापस लेने की? मुझे कुछ क्लियर आइडिया नहीं है, या सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से ये मिनिस्टर एक के बाद एक अब इस मामले को उठा रहे हैं। क्या आगे होने वाला है मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि जो प्रेशर हम दबाए रखे हैं पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो बायलैटरल लेवल पे हो या हमारी दोस्ती जो खाड़ी के देशों से हो, सऊदी अरेबिया, यूएई या अमेरिका के साथ बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, इसको सब मद्देनजर रखते हुए ये शायद पाकिस्तान को चेतावनी है कि आप सुधर जाएं और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के थ्रू प्रेशर इंडिया पे डाल रहे थे वो तो हम निपट लेंगे, लेकिन आपको चौकन्ना रहना है कि कश्मीर हमारा है और हम लेके रहेंगे बोल के। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, क्या हम तैयार हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर डिप्लोमेसी के थ्रू लौटाता नहीं है कश्मीर, क्या हम मिलिट्री मींस के जरिए या जंग के जरिए लेने को तैयार हैं? क्या पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करेगा? क्या रूस का रवैया क्या रहेगा? क्या अमेरिका का रवैया क्या रहेगा? क्योंकि अमेरिका के साथ जो दोस्ती हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बार बार एक तरफा करते आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ से इतने घटनाएं, इतने प्रॉब्लम्स अमेरिका क्रिएट कर रहा है भारत को, चाहे वो सैंक्शंस डाले का इंडियन कंपनीज को,
या टैरिफ की बात करें जो ऑलरेडी लगाए हुए हैं या 2 अप्रैल को आने वाले हैं, और जिस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट किया है जलील करके मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बेड़ियां डाल के, ये सभी अच्छे असर नहीं है कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोस्ती के नाम पे ये सब हरकतें कर सकता है। तो अगर हम हथियार अमेरिका से लेते हैं, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज करने के लिए परमिशन देगा, या लेना है या नहीं लेना है, या और बातें इंटेलिजेंस शेयरिंग या कोई और नया मुद्दा है, जैसे कि अफगानिस्तान के तालिबान से हम जो बातचीत कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान जो बात करता आ रहा है, क्या उसको मिलेगा, या अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत हमारे हक में रहेगी, या झड़प होती है, जंग होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे को लेके। तो ये सब बहुत गंभीर सवाल हैं मेरे जहन में आ रहे हैं। क्या हमारी जो अब ब्रिक्स की लीडरशिप है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्या हमारे साथ रहेगी यूनाइटेड नेशंस में या ब्रिक्स में, या कोई भी रेजोल्यूशन नैम में आए या दूसरे इंटरनेशनल फोरम पे आए, क्या हमें इतना समर्थन मिलेगा कि हम वापस कश्मीर ले सकते हैं मिलिट्री तौर से? क्योंकि डिप्लोमेसी के थ्रू से मेरे ख्याल से पाकिस्तान लौटाने वाला नहीं है। एक और बात जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा अगर जंग होती है, छोटे अरसे तक या लंबे अरसे तक, और इसमें और उलझन क्या हो सकती है, खाड़ी के देश कैसा रेस्पॉन्ड करेंगे, ऑयल और गैस पे हम जो उनके ऊपर निर्भर हैं, क्या वो क्या कदम उठाएंगे, या दूसरे देश हम हमारे मिलिट्री ऑप्शन को कैसे देखेंगे, वो भी हमें ध्यान रखने होगा। और जबकि इंटरनल फ्रंट हमें कंसोलिडेट करना है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करता है, इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करता है, एक तरफ तो ये सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ माइनॉरिटीज को एलिनेट कर रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर डिप्लोमेसी हो, लव जिहाद हो, या वक्फ बिल हो, या कई ऐसे स्टेप्स कर रहे हैं जो कि एलिनेशन बढ़ता ही जा रहा है, और उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कंपल्शन की वजह से दूसरे माइनॉरिटीज भी दूर होते जा रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट से। क्या ये स्टेबल गवर्नमेंट है इंडिया की अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू इस मामले में गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं करते, या उनको सपोर्ट हटा लेते हैं इस मुद्दे पे, या अपोजिशन के साथ कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपने आप एनडीए या बीजेपी करते हैं? तो ये सब सवाल कठिन सवाल हैं, इसका हमें तफसील से डिटेल में डिस्कस करना होगा कि ये क्या स्टेटमेंट है बार बार जो हम सुन रहे हैं, क्या नए डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं। ये सब डोमेस्टिक, रीजनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहता था। जी पासा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पाकिस्तान के लाहौर से अपने जुड़े हुए आदमपाल जी, आपका बार बार नेट जा रहा है तो हमको लगता है कि पहले आपकी टिप्पणी ले ली जाए। आदमपाल जी, भारत में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, या जो यहाँ सरकार चल रही है वो भी बहुत लोकप्रिय सरकार नहीं, किसी तरीके से और इससे ज्यादा खराब हालत पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान की तो शुरू से हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान की असली ताकत तो अमेरिका हुआ करता है। लेकिन अमेरिका के ये जो राष्ट्रपति जी आए हैं, जब से वो आए हैं वो अपना तमाम घोषणा दर घोषणा करते जा रहे हैं। घोषणा नहीं किया बल्कि उन्होंने 82 ये आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए, और उनके सारे जो हस्ताक्षरित आदेश थे वो कहीं के कोर्ट में उनको चुनौती मिल रही है। और दुनिया के पैमाने पर वो जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उसमें यह जो स्टेटमेंट अभी आया है अपने जयशंकर जी का, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या पीओके को भारत लेने की स्थिति में है? भारत क्या उसको कैसे लेगा? क्या पाकिस्तान देने को तो राजी हो जाएगा अपना सामान्य तरीके से, या दोनों देशों की मिली भगत तो नहीं कि वहां भी सरकार संकट में है, यहाँ भी सरकार संकट में है, तो आइए एक एक हाथ लड़ लिया जाए? तो आप इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं इसको?
देखें तिवारी जी, ये कोई नया इशू तो है नहीं, पिछले 75 साल से 80 साल से चल रहा है। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही कश्मीर के नाम के ऊपर जहां पे जंगें भी कर चुके हैं, और इस सारे प्रोसेस के अंदर अपने अपने मुल्क के जो जनता है उसको लूट भी रहे हैं। इंडिया की जो रूलिंग क्लास है वो इंडिया के आम लोगों को, जनता को लूट रही है। पाकिस्तान की रूलिंग क्लास पाकिस्तान के अंदर लूट रही है। पाकिस्तान में गरीबी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप लाहौर के जो पोश एरियाज हैं वहां पे चले जाएं, तो वहां पे कोई गरीब आपको नजर नहीं आता। उधर बड़े बड़े बंगले हैं, कोठियां हैं, कारें हैं, हर चीज है, दुनिया की हर जो है वो बेहतरीन चीज वहां पे है। और यही सूरत हाल इंडिया के जो अमीर लोग हैं। तो मसला ये है कि जो जयशंकर की स्टेटमेंट है या जो इस वक्त जो बातें हो रही हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इंडिया की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है या वो अडानी का, अंबानी का, टाटा का रिप्रेजेंटेटिव है? इसी तरह जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की बोर्जवाजी की, पाकिस्तान के जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको रिप्रेजेंट करती है। और इनके इंटरेस्ट हैं जो है वो ज्यादा से ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करना, अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना, वहां पे जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना। इंडिया के जो आम लोग हैं, पाकिस्तान के आम लोग हैं, वो कश्मीर के साथ एक सॉलिडारिटी है, वो किसी को ना ऑक्यूपाई करना चाहते हैं ना उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर ये डिसीजन जो है वो कश्मीर के आम लोगों को देना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की स्टेट है या इंडिया की स्टेट है। उसका डिसाइड करने का कोई राइट नहीं है। ये कश्मीर के लोगों का राइट है कि वो डिसाइड करें कि उनका फ्यूचर क्या है और वो कहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन जो इंडिया की रूलिंग क्लास है उसका एक इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड है, और पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है उसका भी एक इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड है टुवर्ड्स कश्मीर, टुवर्ड्स अफगानिस्तान और टुवर्ड्स ऑप्रेस नेशनलिटीज। और इसके अंदर जो दुनिया की दूसरी इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जिसमें अमेरिका है और चाइना एक इंपीरियलिस्ट पावर है, रशिया एक इंपीरियलिस्ट पावर्स है, वो सब एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो मार्केट्स के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। और इसमें किसी किसी भी हवाले से जनता की, आम लोगों की, अवाम की कोई भलाई नहीं है। अवाम जो है वो भूख से, बीमारी से तंग है और वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। दोनों देशों के अंदर पहले ही बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो असले पे खर्च होता है। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, और उस हवाले से ऐसी बात करना, ऐसी एक केयरलेस स्टेटमेंट दे देना, एक न्यूक्लियर कंट्री का वैसे ही एक इररिस्पॉन्सिबल सा एटीट्यूड है, जिससे नजर आ रहा है कि वो कोई सीरियस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है, सीरियस गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो एक वॉर मॉन्गरिंग है। जिस तरह ट्रंप है, जिस तरह मोदी का कैरेक्टर है, वो हमें नजर आ रहा है, जिसके अंदर बजाय इसके कि वहां पे जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए, आपने पहले ही जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे बहुत बड़ी आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आर्मी की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है, जिसमें आप कह रहे हैं कि वहां पे हमने सारे इशू सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने सारे इशू सॉल्व कर दिए तो वहां पे आर्मी की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट क्यों है? कर्फ्यू क्यों लगाए जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी आर्मी की, उधर जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है वहां पे क्यों कंटोनमेंट्स और वो सारी चीजें मौजूद है? और न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं दोनों मुल्कों के पास, और इस बात की, इस तरह की बातें करने से जो है वो हमें नजर आ रहा है कि वो कोई इशू सॉल्व नहीं करना चाहते। इंडिया के अंदर करोड़ों लोग, और कुछ डाटा है कि 1 बिलियन के करीब लोग जो है वो पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट में और दूसरी चीजों के साथ जो है वो डिस्टर्ब है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और अटैक्स हैं, पेंशन्स खत्म की जा रही हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो खत्म की जा रही। तो ऐसे जो है वो सबसे पहला टास्क तो किसी भी जो गवर्नमेंट का होना ये चाहिए कि वहां पे लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर दे, लोगों का जो रोटी कपड़ा है, मकान का इश्यूज है वो सॉल्व करे। और उसके अंदर जंगों की बात करना, कब्जे की बात करना, वैसे ही नजर आता है कि एक इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड है। और ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव किसी तौर भी नहीं है, ये उन बिलियनियर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म के इंटरेस्ट के जो है वो उसको देख रहे हैं, चाइनाज इंपीरियलिज्म को देख रहे हैं, और अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट हैं इंडिया के भी और पाकिस्तान के। और इसका जो सोल्यूशन है वो सबसे पहले तो यही है कि कश्मीर के लोगों को राइट दिया जाए कि वो डिसाइड करेंगे उन्होंने किधर जाना। और दूसरी बात, हम समझते हैं पाकिस्तान में हम इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और कम्युनिस्ट फोर्सेस को बिल्ड कर रहे हैं। हम समझते हैं कि कैपिटलिस्ट बेसिस पे इस इशू का कोई सोल्यूशन नहीं है।
और कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म करना पड़ेगा इंडिया में और पाकिस्तान में, और वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से ही हो सकता है। और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इस पार्टीशन को भी खत्म करेगी इंडिया पाकिस्तान की, और एक पूरे साउथ एशिया की एक सोशलिस्ट फेडरेशन बनाएगी, जिसके अंदर जो कश्मीर है उसका इशू सॉल्व होगा, और जो यहाँ के रिसोर्सेज हैं वो आम लोगों के लिए यूज होंगे, रोटी कपड़ा मकान का मसला हल होगा, सेहत का, तालीम का, हेल्थ का, ये मसले हल होंगे, तो तभी ये कश्मीर का इशू भी उसके साथ सॉल्व होगा। और जो असल इशू है वो भूख है, बीमारी है, जो ये रूलर सॉल्व करना चाहते हैं ना कर सकते। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खालिद साहब, बात सही है कि दोनों तरफ, और कोई भी समस्या का समाधान जंग नहीं है, हमेशा शांति से ही बात होती है और बातचीत होती रहनी चाहिए। हम चलते हैं प्रोफेसर खालिद साहब के पास। खालिद जी, ये जो जिस तरीके का है, और जयशंकर जी जब ट्रंप की बात को बहुत गंभीरता से दुनिया नहीं ले रही है, मोदी जी की बात को दुनिया गंभीरता से नहीं ले रही है, तो जयशंकर जी उस हालत में यह जो इनका छुर्रा आप इसको देख रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और यह मुद्दा केवल भारत और पाक संबंधों का नहीं है, इसमें सीधे सीधे चीन इन्वॉल्व है, सीधे सीधे रूस इन्वॉल्व है, सीधे सीधे अमेरिका इन्वॉल्व है, या दुनिया की राजनीति से इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इनके इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? जी जी जी, तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को लेकर के आपने जो बात मैं कहना चाहता था उसकी तरफ इशारा पहले ही कर दिया। बात यह है कि एस जयशंकर क्या कहते हैं, भारत का डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है, इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री बहुत कुछ कहते रहे हैं इस इशू के ऊपर, लेकिन हम जो ग्राउंड रियलिटी है उससे परे हट करके इस चीज को नहीं देख सकते। ग्राउंड रियलिटी तिवारी साहब ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका 1/3 एरिया, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तानी उसको आजाद कश्मीर कहते हैं, वो पाकिस्तान के पास है, जिसको ये कहते हैं कि चोरी किया हुआ है। जिस वक्त पाकिस्तान ने ये कश्मीर का हिस्सा ऑक्युपाई किया था, उस समय जम्मू एंड कश्मीर जो था वो एक रियासत थी, वो उस समय इंडिया में उसका विलय नहीं हुआ था। दूसरा, 15% एरिया जो है कश्मीर का वो चाइना के पास है, जो अक्साई चिन का एरिया है। 55% एरिया जो है वो इंडिया के पास है, जिसमें जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। पाकिस्तान के पास गिलगित बाल्टिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हुंजा वैली वगैरह है। तो इसका मतलब है कि चाइना का इंटरेस्ट कश्मीर में ऑलरेडी है। अब दूसरी चीज ये है कि 1963 में जो एक पाकिस्तान और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने कुछ जमीन चाइना को दे दी। किसकी जमीन? जम्मू कश्मीर की जमीन। और उस जमीन पर लेकर के 1962 से लेकर के 79 तक एक ऑल वेदर रोड बनाएगी, जिसको कराकोरम हाईवे कहते हैं। चाइना वहां भी इन्वॉल्व हो गया। और ये जो कराकोरम हाईवे है वो पाकिस्तान के हसन अब्दाल से लेकर के समझ लो सिंजांग तक है। उसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के सी पैक बना लिया। सी पैक, ये जो गिलगित, ये पहली जो सड़क है जिसको कराकोरम हाईवे है, ये मिलिट्री पर्पज के लिए भी है, ये ट्रेड पर्पज के लिए। तकरीबन 1300 किलोमीटर लंबी लाइन ये सड़क है। उसके बाद सी पैक आ गया। सी पैक जो है वो 3000 किलोमीटर है सड़क, रोड, और ग्वादर से लेकर के कासगढ़ तक, वहां पर भी चाइना इन्वॉल्व हो गया। यानी कि चाइना का इंटरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में है उतना ही है जितना पाकिस्तान का भी है। उसके बाद पाकिस्तान चाइना का आ गया, जिसको हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, उसमें भी चाइना और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व हैं, और वो जम्मू कश्मीर से निकलता है। इसीलिए हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बने। हमने कहा कि ये इलाका हमारा है, आप इसके बारे में जो फैसले कर रहे हो सड़कें बनाने का, वो इसमें हम नहीं आ सकते। ये दूसरा एस्पेक्ट आ गया। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि तीनों स्टेट न्यूक्लियर पावर्स हैं,
चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है। अगर किसी भी कंट्री की आप डिसमेंबरमेंट करना चाहते हैं तो न्यूक्लियर जंग का खतरा बढ़ सकता है। तो क्या इस खित्ते को, जो खित्ता हाईली पॉपुलेटेड है, क्या उसको जंग के उसमें धकेल सकते हैं? क्या पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए एस जयशंकर का ये कहना, राजनाथ सिंह का कहना और वो कहना, वो कहने को एक पर्टिकुलर जो वोट बैंक है उसको तो आप अपीज कर सकते हैं, उनको आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है जो मैंने आपको बयान की है। उस रियलिटी में क्या चाइना के इंटरेस्ट को डिस्काउंट कर करके आप बात कर सकते हैं? आप चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर की बात जो 15% है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? चाइना आगे बढ़ रहा है, बड़ा है, और वहां पर भी आप चुप हैं और उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। आपका ट्रेड नेटवर्क पूरा चाइना ले चुका है, आपकी मार्केट में बहुत बुरी तरह से एंटर किया है, लार्जेस्ट समझ लो ट्रेडिंग पार्टनर है आपका। तो जनाब ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बेटर ये है कि बैठ करके इसको रिजॉल्व किया जाए कि जो एलएसी है या इंटरनेशनल बाउंड्री है इसको आप बाउंड्री तस्लीम करके वो कर लें। और ये जो आगरा समिट हुआ था उसमें कुछ हद तक पहुंच गए थे वहां पर कि ऐसा होना चाहिए, हो जाएगा, लेकिन कुछ बिना पर नहीं हो पाया। इसके अलावा और कोई रिजॉल्व नहीं है, क्योंकि मिलिटरीली किसी भी चीज को लेना वो बहुत मुश्किल है, गिवन टू के तीनों न्यूक्लियर पावर्स और चाइना के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब। बात तो सही है कि ये बात जितने हल्के तरीके से जयशंकर ने कह दिया, वह तो एक तरीके से ओछापन ही उनका साबित होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के इस तरीके की बात करना तो, और अपने यहाँ भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं कि वार कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, रात में हमला कर देते हैं और अपना डबल सुर्खियां बटोर लेते हैं, वो बात तो अलग है। लेकिन किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके की बात करना और हमारा एक जिम्मेदार आदमी करे तो बात तो सोचना पड़ेगा। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर आईडी खजूरिया साहब के पास। आईडी खजूरिया साहब, हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि अगर इसको भी हम देखें तो सीधे सीधे दो पार्ट है उसका। एक तो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसकी तो आप बार बार बात कर रहे हैं कि हम उसको ले लेंगे, समाधान होगा। अक्साई चीन के बारे में आप क्या कह रहे हैं? अक्साई चीन ही नहीं, अब तो चीन खुलेआम हमारे बहुत सारे इलाकों पर सीधे सीधे कब्जा कर लिया है। और ये तो विदेश मंत्री कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में खड़ा होकर के कहते हैं कि नहीं, कोई हमारे यहाँ नहीं घुसा, कोई हमारा नहीं गया। तो इन सारी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये जयशंकर जी को क्या कहीं से कोई हरी झंडी मिली है या ये भी अपनी गप हाँक रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? तिवारी साहब धन्यवाद। बाकी सभी साथियों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम तो जम्मू कश्मीर के निवासी होने के नाते हम तो देखते हैं कि हमारे ऊपर एक मुसीबत और आ गई। 47 से लेकर आज तक जब भी इन दो देशों की आपस में कोई टकराव हुआ, या आपस का कोई लेन देन हुआ, या आपस की हुकूमतें बचाने का कोई रास्ता ढूंढा गया, तो उसका मतलब जम्मू कश्मीर में मुसीबत ही मुसीबत। चाहे वो 47 से लेकर 65 से 71 से 99 या आज तक जो चल रहा वो यही हुआ कि जब भी इनको अपनी सरकार बनाने, गिराने या ठिकाने लगाने की बात आई तो इन्होंने लड़ाई छेड़ दी। और जब लड़ाई छेड़ दी तो हमें इलाका देना पड़ा या लेना पड़ा। और आखिर रिफ्यूजी आए, रिफ्यूजी घर बार छोड़कर आते हैं और लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़कर आते हैं, और फिर हमें 10 साल उसी को रिहेबिलिटेट करने में लग जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारी रोटी, हमारी पानी, हमारी हवा सा कहाँ गई। आज फिर जो ऐसा लगता है, मैं इस बात को बड़ा सीरियसली मॉनिटर कर रहा हूं, जहां हम से सोच रहे हैं कि ट्रंप का ये दौर कोई मामूली नहीं है। जो बातें उसने की हैं, या पहले भी जो जितनी देर रहा उसने जो हरकतें की, वो कोई डेमोक्रेट ऐसा कर नहीं सकता। उन्होंने
वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है। जो एक वर्ल्ड ऑर्डर ढीला डाला बना हुआ था, जिसमें क्लाइमेट के बारे में भी सोचा जा रहा था, वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी सोचा जा रहा था, थोड़ा बहुत दवाई कोरोना WHO में या WTO में कोई चीजें सोची जा रही, उसने सब बाइकाट कर दी और रिजेक्ट कर दिए सारे इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड के जितने इंस्टीट्यूशन थे उनको उसने रिजेक्ट कर दिया कि मैं इनको मानता ही नहीं हूं। ना मैं ग्लोबल वार्मिंग मानता हूं, ना मैं क्लाइमेट मानता हूं, क्लाइमेट चेंज, और ना ही मैं कोई समझौता मानता हूं, ना मैं WHO के जो समझौते हैं उनको मानता हूं। एक बात तो ये है कि हमें इसे आसान नहीं लेना चाहिए, या इसे लिबरली नहीं लेना चाहिए कि ट्रंप ने जो कदम उठाए हैं कोई वो सोच कर नहीं उठाए हैं। वो दूसरा उसने जो जेलेंस्की के साथ किया, उसमें भी वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया उसने, वर्ल्ड ऑर्डर को, यूरोपियन को पूरी को चैलेंज कर दिया। कनाडा को कहा मैं आपको अपना हिस्सा बना लूंगा, मैक्सिको को कहा आप सीधे हमें ज्वाइन कर लो, और ग्रीनलैंड को तो मैं खरीद लूंगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपनी एक चिट्ठी लेकर वहां पर गए, उनको ऐसे तो बुलाया नहीं गया, लेकिन अपनी चिट्ठी लेकर गए कि मैं भी मिलना चाहता हूं। तो वो आपने देखा ही है कि दरवाजे पर कौन खड़ा था उनको लेने के लिए, और बैठकर बातें की, और एलोन मस्क के बच्चों के साथ उन्होंने बातें की। एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, 140 करोड़ का जो आबादी का प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ पूरी कैबिनेट और फॉरेन मिनिस्टर और उसके साथ NSA साथ बैठे हुए थे। एलोन मस्क साहब अपनी मिसिस के साथ बच्चे लेकर और एक नौकर को साथ लेकर आया, और मोदी साहब को कहने लगा इसको खिलाओ, हंसाओ इसको, कैसे हंसते हैं। मतलब वो भी एक मजाक था हमारे साथ। एक प्राइम मिनिस्टर कंट्री को चैलेंज था वो, एक कि आपकी औकात क्या है। और वहां पर अगर ये थोड़ा सा बोलते तो शायद जेलेंस्की से ज्यादा मार पड़ती। जेलेंस्की को तो मुंह से ही पड़ी, लेकिन अब अगर ये बोल देते तो शायद वो हाथों में ही पड़ जाता, जैसा उसका रवैया था। और इन्होंने चुपचाप उसकी जितना कुछ उसने कहा कि आप हमारे जहाज खरीदोगे, हमारे पर ट्रेड टैक्स खत्म करोगे, हमारा माल खरीदोगे, इन्होंने मुंह से एक आवाज नहीं निकाली कि हम नहीं करेंगे। इसका मतलब इन्होंने यूरोप को भी चैलेंज किया, और जेलेंस्की को चैलेंज करने का मतलब मैं यूरोप को भी नहीं मानता। और यूरोपियन कंट्रीज ने उसी वक्त रिएक्ट भी किया कि हम तो देखते रहे कि सारी उम्र कि हम नाटो की छत्र छाया के नीचे हम अपने आप को सेफ समझते हैं, लेकिन अब नाटो का मालिक तो जो अकेला बन गया और हमें तो बाहर फेंक दिया। और उसी वक्त यूरोपियन यूनियन की एक बहुत बड़ी नेता वो इंडिया में भी आई, और मोदी को शायद समझाने आई थी, कहने आई थी, बहकाने आई थी, या कुछ मांगने आई थी, लेकिन आई थी। तो कहने का मैं मतलब ये है कि हम जम्मू कश्मीर का एक निवासी होने के नाते और 47 से हिस्ट्री को पढ़ते 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 अब हम थक भी गए हैं कि इतना कुछ लिखा गया हमारे बारे में। अब लगता ऐसा है कि शायद यूरोपियन यूनियन का जो रूस ने और जेलेंस्की ने जो इम्बैलेंस किया हुआ था, शायद वो अमेरिका शिफ्ट करना चाहता है इंडिया में, और इंडिया को एक ठिकाना बना रहे हैं वो, कि वो चाइना के साथ जब उसने कहा कि ब्रिक्स को खत्म कर दिया हमने, हम ब्रिक्स को मानते ही नहीं है, ब्रिक्स है क्या। और ब्रिक्स का सीनियर मेंबर नरेंद्र मोदी वहां बैठा हुआ, जेल नहीं बोल पाया कि महाराज मैं भी मेंबर हूं, ये नहीं कह पाया। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता ब्रिक्स ब्रिक्स क्या है, और जब डॉलर को जो कमजोर करेगा हम सीधा करके रख देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ जो जयशंकर ने एक इशारा किया है, वो ये ही कहा कि मैं अब ट्रंप हमारा है, ट्रंप जो है माय डियर फ्रेंड है। और उसने भी कहा माय डियर फ्रेंड को मैं बड़ा कुछ दे रहा हूं। तो डियर फ्रेंड एक मेरे ख्याल में बैलेंस ऑफ पावर जो है, जो लड़ाई का एक ठिकाना है, वो शायद हमारा जम्मू कश्मीर ठिकाना बनाना चाह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जो जहां पर एक डिस्प्यूट है, और उस जी डिस्प्यूट का नाम लेकर ये दोनों देशों के अंदर अगर थोड़ा सा और आग लगाएंगे
तो उस आग में से हमें ये लाजमी है कि पावरें दोनों तरफ की खड़ी हो जाएंगी। पाकिस्तान भी इस वक्त मुसीबत में है। ये नहीं कि हम कहते कि उनको रोटी नहीं मिल रही है, वो भी अपने तरीके से खा रहे हैं, जी रहे हैं, कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी 80 करोड़ लोग मुफ्त में राशन खा रहे हैं, 5 किलो मिल जी जाता है और वो खा लेते हैं। इसलिए हम 5 किलो खाकर हम भी जी रहे हैं। हमारा देश साथी, हमारा पड़ोसी, हमारे जम्मू इंडिया का एक हिस्सा पाकिस्तान जो बना था, वो भी उस तरीके से जी रहा है, तरक्की भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, आगे एजुकेशन भी बढ़ रहे हैं। ये इनको ट्रंप को अब मंजूर नहीं है जी, क्योंकि जी सर। पाकिस्तान ने थोड़ा सा गलती की है, अच्छा किया है। ये तो उनके सियासतदानों की पॉलिसी का सवाल है कि उसने चाइना को थोड़ा आगे बढ़ने दिया है, अंदर सी पैक भी बनाया है और उधार शदार भी लिया है, और कई बार मुसीबत में वो बीच में भी आकर उनकी मदद कर देता है। अब चाइना के साथ या कोरिया के साथ जो ये एशिया का हिस्सा है, इसको लड़ाई लड़ने के लिए ट्रंप एक नई स्कीम बना रहा है। मैं एक ये पार्ट ऑफ स्कीम है। जयशंकर का बोलना, चुपचाप अमेरिका में रहकर यूरोप में जाकर जवाब देना, इसका मतलब है कि यूरोप में वो अपनी बात कहने के लिए शायद जहां पर हिंदुस्तान में लोग पत्थर लेकर ही पड़ जाते उसको कि जी क्या बोल रहा है तू, लेकिन उसने दूर से बोला है कि अमेरिका बहुत अच्छा है और हमारा फ्रेंड अब हमारे पीछे आ गया है। हमें ना ब्रिक्स की जरूरत है, ना हमें किसी और समझौते की जरूरत है, और हम अब आपस में आगे बढ़ेंगे और लड़ाई भी करेंगे। और उस लड़ाई जी का वो, अगर वो जम्मू कश्मीर के बारे में इतना सीरियस है, जैसे हमारे दो साथियों ने कहा भी है, तो हमारा जो पार्ट चाइना के पास है, इस बार जो गलवान एरिया था जहां पर 62 के लड़ाई के शहीदों का मजार बने हुए थे, स्टैचू बने हुए थे, वो एरिया भी चाइना ने कब्जा कर लिया है। लेकिन उस तरफ ये दांत नहीं खोलना चाहते। अब शायद बड़ा भाई ढूंढ लिया इन्होंने, और अमेरिका को कहेंगे आप हमारी पीठ के पीछे हाथ रखो और चाइना को पीछे करो। और उसका बहाना लेने के लिए जम्मू कश्मीर इनके लिए एक आसान जगह है। वो दुखती नजर, दुखती नब्ज है, वो नाड़ी हमारी जो है वो दुखी है 47 से लेकर। वहां पर तो ये कहा ही जा सकता है 2 मिनट में, जो भी बोलता है, चाहे वो छोटी असेंबली हो चाहे बड़ी पार्लियामेंट हो, पाकिस्तान, पाकिस्तान को हम सबक सिखा के रख देंगे और जी पाकिस्तान से हम छीन के रख देंगे जम्मू कश्मीर। और आज तक छीना नहीं है, 47 में भी दिया, 65 में भी दिया, शब जोड़िया 71 में भी दिया, और जो 99 में करगिल बार हुई वहां से भी भाग कर आए। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम सबको सिखा देंगे। अब हमारे जैसे लोग जो रियलिस्ट पैमाने पर सोचने वाले लोग हैं, या जो ये सोचते हैं कि आज का ग्लोबल ऑर्डर जो था वो आज दुनिया को बचाने के लिए बनना चाहिए था, फेडरल होना चाहिए था। जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि हमें सार्क एक फेडरल सिस्टम बनानी चाहिए थी, हमारे रास्ते खुलने चाहिए थे, हमारा जम्मू का रास्ता खुलता। हमें आज श्रीनगर अगर रेल चली गई तो जम्मू वाले चिल्लाना शुरू हो गए कि हमारा तो व्यापार ही खत्म हो गया। तो रास्ता खोलो सुचेतगढ़ से, शकरगढ़ से खोलो, रावलाकोट से खोलो, हमारे रास्ते बहुत हैं। अफगानिस्तान ईरान तक व्यापार कर सकते हैं बाई लैंड हम, और जम्मू कश्मीर एक सेंटर बन सकता है व्यापार का। हम जीने का एक नया जमाना ला सकते हैं, लेकिन वो हमारी नहीं मान रहे हैं। आज की वर्ल्ड की रियलिटी इंटरडिपेंडेंसी की जो है, आज पूरी दुनिया अंतरनिर्भर है। दवाई भी लेनी होती है तो एक दूसरे को पूछकर एक दूसरे की कंपनी से लेना पड़ती है। आज जी गेमें हमारी इंटरनेशनल है, कल्चर हमारा इंटरनेशनल है, फिल्में हमारी इंटरनेशनल है, गाने हमारे इंटरनेशनल है, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर की और इंडिया जी की, सर। पाकिस्तान की। और हम 47 से लेकर आज तक तबाह हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर वाले लोग तो एक तबाही में जी रहे हैं। हम तो सांस लेते नहीं रात को। पता है, मैं बॉर्डर तहसील का रहने वाला हूँ, हीरानगर का, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो बॉर्डर तहसील है और रोज रात को तलाशी होती है कि पास से चिट्टा आ गया, ड्रोन आ गया, जहां फेंक कर क्या गया। और उस तरफ भी यही होता है कि जहां से ड्रोन चला गया वहां कुछ फेंका गया, और फिर उनके घर की तलाशी होती है सुबह उठकर कि आपके गांव, आपके आंगन में किसी के बूट लगे हुए ने
ये किसके बूट है? वो कहते महाराज मेरा जुआरी आया रात को, उसने नए बूट लिए हुए हैं, इसलिए छोड़ दो हमें। ये हमारी हालत है 47 से लेकर, और हम जी उसी सर। तरीके से जी रहे हैं। कभी हमने जत्थे देखे, कभी हमने ग्रेले देखे, कभी हमने टेररिस्ट देखे, कभी हमने फौजें देखी, टैंक देखे, मंत्री जहाज सर आते हैं देखे, आपके पास। और फिर मोर्चों में भी रहे हम। कई बार तो हम मोर्चों में ही रहते हैं। इसलिए इस जम्मू कश्मीर का नाजायज फायदा लिया जा रहा है, और जयशंकर की कंडेमनेबल पॉलिसी है। ये पॉलिसी उनकी बहुत गलती है। अगर वो सही आदमी होता तो अमेरिका में कहकर आता कि हमारी ब्रिक्स बनी हुई है, अमेरिका में कहकर आता कि हम जब अपनी बात खुद हल कर लेंगे, जम्मू कश्मीर का हमारा मसला है ही नहीं कोई भी, फिर हमें डराते हैं। इसलिए जो इंडिया पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना है। हम तो जितने हैं हम सोच रहे हैं। मैं अपील करूंगा कि दोनों देशों के लोगों को सोचना पड़ेगा, और इस मुसीबत से नहीं निकलेंगे तो हमारी आने वाली अगली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे। हमने 70-80 साल गुजार दिए हैं, और आने वाली पीढ़ियां नहीं जी पाएंगी। और इनकी बेईमानी है, और ये कोई स्कीम बनी हुई है, और उस स्कीम के तहत जयशंकर के मुंह से ये निकलवाया गया है, और ये ट्रंप की स्कीम है। और ट्रंप वर्ल्ड को स्थिर करना चाहता है, वो अनस्टेबल करना चाहता है। और वो अदानी, उसके पास भी एलोन मस्क है, और इसके पास अदानी है। ये दोनों मिलकर कोई अंबानी अदानी सैटेलाइट में अब लगाएंगे टेलीफोन, वो हम सुनेंगे। अब हमें नीचे पोल भी नहीं जी मिलेंगे। अब ये हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में बेच देना चाहते हैं, और हमें भूखे मार देना चाहते हैं। मैं इसके साथ ही ये समझता हूँ तिवारी जी साहब कि जयशंकर की जो स्पीच है, जो आवाज है, जो कहना है, ये शरारत भरा है और एक साजिश है। और वो साजिश जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों के लिए खतरा है, और जिसमें इंडिया पाकिस्तान के लोगों को भी सफर करना पड़ेगा। और उन्हें समझना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक लोगों को कि इसको फिर हम आता है आपके इस पास। स्कीम को फेल करें। धन्यवाद, शुक्रिया। जी खजूरिया साहब, हमारे पास फिर आते हैं। हम चलते हैं अपने जगदीप सैखों साहब के पास। आप भी बॉर्डर स्टेट से आते हैं और पंजाब से आते हैं, और पंजाब भी इस समय कहीं न कहीं से भारत की राजनीति में, दुनिया की राजनीति में छाया हुआ है। और अभी हमने देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को हमने देखा, यूक्रेन और रूस की लड़ाई को हमने देखा। इसके पीछे भी हम तमाम लड़ाइयां देखते रहे हैं, और इसके पीछे जाहिर सी बात है, साफ है कि ये जो हथियार बेचने वाले देश हैं, और खास करके हम नाम लें अमेरिका का, अमेरिका की तो पूरी पूरी इकोनॉमी उसी पर निर्भर है। अमेरिका अगर दुनिया में लड़ाई नहीं होगी तो उसका हथियार नहीं बिकेगा, और उसके यहाँ जो पूरा भंडार पड़ा हुआ है, सब वो भगाड़ पड़ा हुआ है, अब उसको सल्टाना है। और हमारे मोदी जी वहां गए भी है, F-16 और किसका किसका अपना गुणगान करके चले आए हैं, लेना है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका हताश हो चुका है अब उसको एकमात्र अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई करवाना, या यह तनाव दिलवाना? और ऐसी हालत में जबकि हमारे यहाँ एक यूएनओ बना था कि अगर कहीं दुनिया में अगर कहीं अव्यवस्था फैलती है और ऐसी अशांति की स्थिति आती है तो उसको सुधारेगा, वहां से भी अमेरिका अपने आप को विड्रॉ कर रहा है। तो क्या अमेरिका और ये साम्राज्यवादी देश इतने व्याकुल हो गए हैं, इतने पगला गए हैं कि अब वो जो सो युद्ध की आग में झोंकना है उनके लिए वो रह गया है? और ये खास करके जयशंकर जी की तो ये जहां बोलना चाहिए वहां तो इनकी जुबान खुलती नहीं है, और ब्रिटेन में जाकर के इस तरीके का वक्तव्य देने के पीछे आप क्या देखते हैं, इनका क्या असर पड़ेगा हमारे भारत पाक संबंधों पर और दुनिया की राजनीति पर? इसका क्या असर पड़ने वाला है? सैखो जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी हो गया। जी। नमस्कार। जो सारे साथी वैसे पाशा जी, खजूरिया जी, और हमारे साथी जो लाहौर से हैं, एडम पाल जी, और कुलीग हमारे मोहम्मद खालिद साहब ने इस मुद्दे पे बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको रोशनी डाली है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, ये हवा में बात नहीं हुई। जयशंकर जी एक प्रोफेशनल कैरियर फॉरेन सर्विस के वो एक मुलाजिम रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जगह पे उन्होंने जो है दूसरा अपना इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और आखिर में वो फॉरेन सेक्रेटरी जो है उस ओहदे से रिटायर हुए हैं।
और ये मोदी साहब की पसंद से उनको पिकअप करके राज्यसभा में उनको बनाया गया है। शायद कोई मंत्री इतनी देर नहीं टिका, और मंत्री 2-3 को छोड़ के, जितनी लंबी टर्म इनकी सेकंड टर्म में आ रही है। और शायद ये के सुब्रमण्यम साहब होते थे हमारे इड्सा के, जो अपने जेड़े उसके डायरेक्टर थे, शायद उनके बेटे भी हैं, जो किसी समय में शायद इंदिरा गांधी के भी सलाहकार होते, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे। शायद उनको, अगर उनके बेटे हैं तो हम उनको मिले भी हैं। ये बातें कहने के पीछे बहुत सारे और कारण है। अगर आपने सवाल बहुत बड़ा रेस किया है, ये बात हमको मान के चलनी चलेगी कि दुनिया में इस वेले जो कैपिटलिज्म का अपना स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब इन देशों की बात कर लीजिए, वहां जाके देख लिए, जो बेसिक कोर मुद्दे हैं लोगों के, सारी दुनिया में मुद्दे तो वही है, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, अमेरिका हो। सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, क्वेश्चन बहुत बढ़ रहा है। स्टेट के इंस्ट्रूमेंट, जो जो टेक्नोलॉजी जा रही है, जो जो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट से स्टेट के जो लीडर्स हैं, वो बहुत अथॉरिटेरियन टेंडेंसी जो है उनके पास आ रही है। और अब डराएंगे किसी ना किसी तरीके से कि ताकि लोगों का जो कोर इशू पे जो ध्यान है। अब देखिए अमेरिका में ट्रंप साहब जब इनका शुरू हुआ था, कैसे एंटर किया था, जब 16-17 पॉइंट में उन दिनों में वहां था, इनकी इलेक्शन से पहले 16-17% बिहाइंड थे कमाला हैरिस से। और जो मुद्दे सामने लेके आए हैं, इलीगल जो इमिग्रेंट्स का मुद्दा लेके आए, कितने इलीगल इमिग्रेंट को भेजा उन्होंने, कितने को और भेजेंगे, क्या ये मुद्दा रियल लाइफ में बनता है कि नहीं बनता है। मैं कहता हूं इलीगल इमिग्रेशन बहुत माड़ी है, पर जिस तरीके से कोर इशू से, डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम से ये ध्यान हटा के ये कहना कि ही इज ए पावरफुल पर्सन, ये वो व्यक्ति है जो इतना ताकतवर है, जो मुद्दे उठा के हमारे मसले को हल करने की जो कैपेसिटी रखता है। उसी के बीच में आप देखिए कि यही अमेरिका, जो वर्ल्ड ग्लोबल सिस्टम, सर ने, खजूरिया साहब ने बहुत लंबी बात की, मैं ज्यादा नहीं कहूँ, वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम था, ग्लोबल सिस्टम था, जहाँ स्टेबिलिटी थी, बैलेंस ऑफ पावर तो नहीं होता, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन में वो था। और वो अमेरिका फर्स्ट आ गया, बाइलेटरल सिस्टम खत्म कर दिया, मल्टीलेटरल सिस्टम खत्म कर दिया, क्वेश्चन किया जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम है उसको खत्म किया, दूसरे लीडरों के साथ तो बिहेव ऐसे किया, सारा कुछ किया। अब कौन से इस ग्लोबल सिस्टम में जो नर्व पॉइंट्स हैं, वो तो चल रही है, अरब इजराइल को उसी गाजा की और वो इजराइल की लड़ाई तो चल ही रही है, उससे आगे और कहाँ रह गया, लीबिया कहाँ चला गया, इराक ईरान होते थे 80s में, वो कहाँ चले गए, ये सारा कुछ था। अब क्या है कि ये पार्ट रह गया, अब आके कश्मीर के ऊपर आ गए। तो कश्मीर पे जो ये एक स्टेटमेंट देनी है, तो हम तो इस तरफ से सोच रहे थे। अब मैं थोड़ा इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। शायद पाकिस्तान में कुछ जो, क्योंकि हमारा तो ये बिल्कुल इनके साथ तो वो रिश्ता है ना, हमारी भी बड़ों की वो भूमि रही है, 47 के बाद इधर आए हैं। और पाकिस्तान ने पिछले समय से जो खास करके जो पंजाबी है या जो इंडियंस, पर्टिकुलरली सिख जो हैं, वो उन कंट्रीज में है, उनके लिए वीजा की सूरत बहुत उसमें बहुत ही सिंपल कर दिया, बहुत सहूलियत दे दी। और मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी गिनती में लोग जो आ रहे हैं वो वहां जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। और पिछले समय में ये जो काफी हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर काफी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, दूर दूर से लोग वहां जाना शुरू हुआ। हम तो ये सोच रहे थे कि अच्छा हुआ, क्योंकि हमारा भी बहुत सीरियस क्राइसिस है पंजाब में। मैं ये बात क्वालिफाई कर दूं, लड़ाइयां हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुई हैं, सफर पंजाब और कश्मीर के लोगों ने किया है। ये जो जयशंकर जी का गांव है, जहां प्रदेश है, उसने सफर नहीं किया है। ये जो इस साइड में राजस्थान की पॉपुलेशन वहां इतनी ज्यादा नहीं है, गुजरात भी नहीं है, 2 स्टेट है जो वर्स्टली इफेक्टेड हुए हैं, हर तरफ से इफेक्ट हुए हैं। लड़ाई का नाम होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई, और सफर करने वाले ये दो प्रदेश है, क्योंकि वो बात उन्होंने कह दिया। और इसके बाद जो मंशा है पीछे में, कि जिस तरीके से जो आवाजें नीचे से आ रही हैं, दोनों तरफ से आ रही है, उस साइड में आ रही है, इस साइड में आ रही है, कि थोड़ा सा पास जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं, वहां से होके आते हैं, एक डिफरेंट किस्म का जो वो मैसेज लेके आते हैं। तो अगर वो मैसेज लेके थे, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर 2 स्टेप पैसे पीछे कैसे आ जाएंगे। अब किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी मांगों में से एक मांग है,
वैसे खालिद मेरे साथ ये जो एग्री करेंगे, वो है कि वाघा का बॉर्डर ट्रेड के लिए खोलिए, लोगों को आने जाने के लिए खोलिए, सरकारें करती रहें, जो इनका तो काम ही वो है, लोगों को आपस में मिलने दीजिए। मुझे लगता है इनको बहुत डर लगता है, और वो सिचुएशन उस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि लोग खड़े भी हो सकते हैं कि आप कौन होते हो हमको रोकने के लिए। इन्होंने प्रीएम्प्ट किया है, पहले हमारी जीरो लाइन होती थी, फिर उसके बाद बॉर्डर बेल्ट बना दी। अब देखो 1980 से पहले कोई बॉर्डर ऐसा नहीं होता था, कोई फेंसिंग नहीं होती थी, ठीक है, फेंसिंग लगी, उस मामले में नहीं जाऊंगा किस मामले में, वो सारा कुछ है। उस समय अमेरिका भी साथ था। तो अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया, तो जब अफगानिस्तान से आया तो उसी तरीके से जो हथियार, ये सारा काम जहां से शुरू हो गया। वो जो हथियार आए थे क्लैशनकोव दूसरे थे, कहाँ से आए थे? अम्यूनिशन कहाँ से आता था? पाकिस्तान घर से थोड़ा देता था, अफगानिस्तान से सारा कुछ कहाँ से आ रहा था? वो विचारधारा कहाँ से आई? भले उनका मकसद पंजाब नहीं था, पर अल्टीमेटली वो कश्मीर तक पहुंचना चाहते थे। उसके बाद 16 किलोमीटर कर दिया। अब आधा पंजाब हमारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है, जीरो लाइन से लेके 50 किलोमीटर तक, और जीरो लाइन है हमारी 553 किलोमीटर। 50 से जब देंगे तो आप 27,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जबकि हमारे पंजाब का सारा एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 50,000 किलोमीटर तो पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट। अभी सर खजूरिया साहब कह रहे थे वहां बीएसएफ है, वहां और फोर्सेस है, वहां इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सब कुछ है। किसी टाइम किसी को भी आके कह सकते हैं, सारा सिस्टम उनके पास है। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सरकारों के पास इतना सामान नहीं है, जहां वो साथ में उनका इंटरेस्ट उस तरीके से जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई हुई है, मेरे को ये भी लगता है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ जो कोर इश्यूज है, उनको पता है कि ये चीज, दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज होते हैं, अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो कौन सफर करेगा? लाहौर करेगा, जम्मू करेगा, अमृतसर करेगा, फिरोजपुर करेगा, है मैक्सिमम कहाँ आगे तक चला जाएगा? सफर तो यही लोग करेंगे ना जो बॉर्डर पे बैठ, ज्यादातर तो वही करेंगे ना। भले तो न्यूक्लियर उसका तो मार कहीं तक भी पहुंच जाएगी, इंटरकॉन्टिनेंटल भी है और सारी बातें हैं, पर कोई भी लीडर इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो डिस्ट्रक्शन चाहेगा एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन डिस्ट्रक्शन। तो मेरा ख्याल है कि जो जहां इंटरनल कंपल्शंस है, अब जम्मू कश्मीर की बात है, वो डिमांड आ रही है कि हमको इंडिपेंडेंट स्टेट दीजिए। 47-48 में हमको जो राजा था उसने पूरा स्टेट देके गया था, अब उसकी बात नहीं करते क्योंकि वहां से डिमांड आ रही है। आपने कारगिल को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, तो इसका मतलब है अगर ये स्टेटमेंट आ गई तो बहुत लंबा समय लोग सोचेंगे कि पहले पीओके को साथ ले आइए, फिर आपको स्टेट जो है पूरी स्टेट हम दे देंगे। वो एक साइड हो गई। दूसरा, हमारा इंटरनल सिस्टम तो है ही, क्राइसिस तो है ही है। अब बिहार की इलेक्शन आ रही है, ये चीजें जो बाहर बैठे हमारे साथी है उनको बहुत अपील करती है, जो इमेज देती है। और इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि आप कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? जो कश्मीर का कितने, सॉरी उसका बात नहीं करते, चाइना के पास जो है, अब वहां तो उनके पास एग्रीमेंट कर रहे हो, वहां तो आप उनके पास एक सरेंडर ही है, वहां उसको कभी कन्फ्रंट नहीं करते, कभी इशू रेस नहीं करते। वो आपको पता है कि वो तगड़ा है। ट्रम्प जिस अमेरिका ने, हमारे साथी पाकिस्तान वाले बैठे हैं, अमेरिका जिस देश में गया है, जिस देश के साथ उसने समझौता किया है, उसको डिस्ट्रॉय करके निकला है। ये तो हमारे लीडर अच्छे थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट आ गई, नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, उसके बाद और थे। इनकी यारी तो वहां शुरू हुई ना 2014 तक। मनमोहन सिंह ने भी जो उनके साथ उनकी पार्टनरशिप थी, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, वो अपनी टर्म के ऊपर थी। जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1, 2, 3 है वो अनपैरेलल्ड है, विदाउट साइनिंग एनपीटी। उन्होंने एडवांटेज लिया उस बात का। ये तो टोटल सरेंडर है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट है इसको अंडरलाइन करना चाहिए। इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, और वहां दी जाके, यहां से आप देखिए कि उनके इस प्रोटेस्ट भी हुआ। आपने देखा होगा कि वहां जयशंकर जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ, और ऐसी स्टेटमेंट देके आके बहस शुरू हो जाएगी। और बहस जो कोर इश्यूज है, किसानों के मुद्दे हैं, अभी फिर दोबारा एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, एमएसपी का मुद्दा आ गया। इसी तरीके से जो हमारा इलेक्शन में पिछले समय में जो चीजें हुई है उस तरीके से, और आने वाली इलेक्शंस भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेटजी है। ट्रम्प कभी भी इनके साथ में आके इनके झंडे पे नहीं जाएगा। हाँ, वो हो सकता है अगर ये फ्लैश पॉइंट बनता है तो नेचुरली वो जो वॉर है, हथियार बेच के सारी इकोनॉमी उसी के ऊपर बेस्ड है, लड़ाइयां नहीं होगी, लोकल लड़ाइयां नहीं होगी, तो अमेरिकन इकोनॉमी कहाँ टिकेगी, किस बेस पे? जितनी बैंकरप्सी है, जितना बड़ा इंडेंटेड है, दुनिया का सबसे ज्यादा जो कर्जदार मुल्क है
वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब चैलेंज भी हो रहा है, ब्रिक्स से चैलेंज हो रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रही है, जेंस के केस से। मेरा ख्याल है कि ये जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत उनकी एक डिप्लोमेसी के तौर पे, स्ट्रेटजी के तौर पे ये स्टेटमेंट दे दी है, ताकि दूसरे इशू जो है उनको ये थोड़ा और ध्यान लोगों का और तरफ ले जाया जाए और इसी के ऊपर ही लोगों को बात करने के लिए केंद्रित किया जाए। जी शंकर जी, हमारा समय समाप्त होने वाला है। हम चाहेंगे कि एक मिनट का कमेंट सबका आ जाए। आदमपाल जी, आपको क्या लगता है, अमेरिका की गोद में बैठ करके पाकिस्तान अब तक खेलता रहा है और जयशंकर जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये पाकिस्तान की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। मैं खजूरिया साहब और जो दूसरे जागरफ साहब हैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ, और खासतौर पर जागरफ साहब ने कहा कि जो दोनों देशों के लोग यही चाहते हैं कि ये बॉर्डर खत्म हो, लोग आपस में मिले, ट्रेड हो और लोगों का आने जाने का जो इशू है वो सॉल्व हो। और लेकिन दोनों तरफ की रूलिंग क्लास इससे खौफजदा है, डरी हुई है, और वो नहीं चाहती कि लोग आपस में मिलें। और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट हो सकती है कि दोनों तरफ से लोग प्रोटेस्ट करें, और ये जो एक सेंटीमेंट है इसको किसी ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोटेस्ट मूवमेंट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाए, तभी ये आगे बढ़ेगा। अगर हम ये कहें कि खुद ही अपने तौर पर ही जो है वो गवर्नमेंट्स के दिल में रहम आ जाएगा, या जयशंकर जैसे, मोदी जैसे, या पाकिस्तान में कोई शहबाज शरीफ जैसे, या यहाँ के जर्नैलों के दिल नरम हो जाएंगे और लोगों को मिलने देंगे, तो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि उनके पीछे वो मार्केट इकोनॉमी है, जो इंडिया का कैपिटलिस्ट क्लास है, पाकिस्तान है, फिर इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जैसे चाइना की बात हुई, उसके अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट है, अमेरिका के इंटरेस्ट हैं। तो ये ऐसे नहीं होगा। एक प्रोटेस्ट मूवमेंट डेवलप करनी पड़ेगी और उसके पीछे एक आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। हम एज अ कम्युनिस्ट तो बॉर्डर्स को मानते ही नहीं है, ये जो नेशन स्टेट्स के हैं, हम समझते हैं कि फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात अमेरिका में आपने पहले किसी ने की है, हम तो समझते हैं कि दुनिया में कोई भी इलीगल नहीं है कहीं भी, और उसको राइट होना चाहिए वहां पे काम करने का। वो काम करके अपनी मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, वही काम करते हैं। अगर वो इलीगल है तो उनको पैसे कम दिए जाते हैं। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान में भी हम समझते हैं कि ये जो बॉर्डर के ऊपर ये सारी फेंसिंग है, ये सारे इश्यूज हैं, इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। यहाँ पे भी हम, और सेंटीमेंट बिल्कुल है, पंजाब में भी है, कश्मीर में भी है, हर जगह पे है। लेकिन ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो ट्रेजेडी है वो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं। उस सारे जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाया था उसको सपोर्ट कर रही थी। और अगर वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है, बेसिकली जो वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुआ था, और एक अल्ट्रा राइट विंग जो ये टेंडेंसीज आ रही है दुनिया में, तो उसको अगर कोई काउंटर कर सकते हैं तो वो कम्युनिस्ट कर सकते हैं। पहले भी जो हिटलर को डिफीट किया था वो कम्युनिस्टों ने ही किया था, सोवियत यूनियन ने ही डिफीट किया था। जो ब्रिटिश थे और अमेरिकन वो तो तमाशा देख रहे थे, खड़े हुए थे साइडों पे, और सारी जो जंग थी वो तो सोवियत यूनियन ने लड़ी थी। और आज भी ट्रम्प को कोई शिकस्त दे सकता है अमेरिका में, तो वो अमेरिका के कम्युनिस्ट हैं। अमेरिका के अंदर जो बहुत बड़ी एक वेव है जो कि बाइडेन को सपोर्ट नहीं करती, जो कमाला हारिस को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो भी तो इसराइल के साथ खड़े हैं, वो भी तो यूक्रेन के वॉर के साथ खड़े हैं, वो भी तो अगर वो इलॉन मस्क के साथ नहीं खड़े तो वो बिल गेट्स के साथ खड़े हैं, या किसी दूसरे जेफ बेजोस के साथ खड़े हैं। तो उनके इंटरेस्ट भी तो कैपिटलिस्ट क्लास के साथ है। तो ट्रम्प को कोई हरा सकता है तो वो कम्युनिस्ट हरा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर बॉर्डर्स को खत्म करने के खिलाफ और जंगों को खत्म करने के खिलाफ एक जो पीस की बात कर सकते हैं, तो वो भी कम्युनिस्ट कर सकते हैं। और वो वर्किंग क्लास को साथ जोड़ते हुए जो किसान आंदोलन है, इसके अंदर ये आवाज उठानी चाहिए। हमने पहले भी किसान आंदोलन की सपोर्ट की थी, जो पहले हुआ था सारा, और जिसकी जो विक्ट्री है इंडिया के किसान की विक्ट्री नहीं, वो पाकिस्तान के किसान की विक्ट्री है। और मैं यही पे खत्म करूंगा और आप दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करूंगा। और हम समझते हैं कि इस स्ट्रगल को, इस आंदोलन को आगे लेके चलना चाहिए। मोहम्मद खालिद साहब, आपके अंतिम टिप्पणी। देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि इतना ओवरऑल हमारी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, हालांकि बहुत से कोर इश्यूज हैं, जैसे शेखो साहब ने कहा, कोर इश्यूज जो हैं उनको आप एड्रेस नहीं करना चाहते। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर 1984 से लेकर के अब तक, हालांकि वो ऐसी लैंड है जिसका